हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। आपकी टेक्स्ट बुक का एनसीईआरटी का चैप्टर है ये। तो इस चैप्टर को आज मैं लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगी और साथ में बहुत सारी एग्जांपल्स भी हम इसमें करेंगे। और जो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे वो फर्स्ट है कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन से हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिल रहे हैं वो कितने टाइप्स के हैं, तो ये हम करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें अबाउट कोल करेंगे कि हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड, वेयर इज़ इट फाउंड, ये हम करेंगे। थर्ड हम कोल की प्रोसेसिंग से मिलने वाली प्रोडक्ट्स के बारे में इसमें आज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। So we use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. हम बहुत सारे materials अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो नेचर से मिलते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो मैन मेड है। तो एक्टिविटी 5.1 में सबसे पहले आपने यही करना है कि लिस्ट बनानी है ऐसे मटेरियल्स की जो हमें नेचर में से मिल रहे हैं और जो मैन मेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर है जो हमें नेचर से मिलता है। सेकंड एयर, ऑक्सीजन, दैट इज़ ऑल्सो वी गेट फ्रॉम नेचर। थर्ड वी कैन से द फूड, दैट इज़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स that are also provided by nature. Fourth is LPG, that is used in your house for cooking purposes, is also obtained from natural resources. और आप इसमें अपनी तरफ से सोचिए और लिखिए। और मैन मेड के एग्जांपल में जैसे हमारे पास हमारे फर्नीचर है, फर्नीचर जो है इट इज़ ऑल्सो मैन मेड। फर्नीचर किससे बन रहा है? वुड से, और वुड क्या है? नेचुरल, तो आप वो इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। सेकंड आपका गैस बर्नर, दैट इज़ मैन मेड, जिसमें आप खाना बनाते हैं। और आपके घर में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप डेली लाइफ में जैसे यूज़ कर रहे हैं, बकेट्स हैं, जो आपकी बाथरूम एसेसरीज़ हैं, या फिर आपके जो फर्नीचर्स में जो आपके घर में यूज़ हो रहा है वो सारा इसमें आएगा। तो इसमें आप अपनी तरफ से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे गिवन है, डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल? ऑफ कोर्स एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल सब इंक्लूडेड है, क्योंकि ये हमें नेचर से मिल रहे हैं। तो हम इन सबको क्या बुक कहेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। कैन वी यूज़ ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? क्या आप सभी नेचुरल रिसोर्सेज हमेशा यूज़ कर सकते हैं? क्या ये हमेशा रहेंगे? सो लेट्स सी। अगर आप एयर, वाटर, सॉइल की बात करें तो आप देखेंगे कि अगर हम इनको वाइजली यूज़ नहीं करेंगे तो ये एक ना एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे। बट अगर हम सनलाइट की बात करें, जो सनलाइट है, सन रेज़ हैं जो हमें सन से आ रही हैं, इसकी बात करें तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एयर, वाटर और सॉइल को वाइजली यूज़ किया जाएगा तो ये बहुत ईयर्स तक अभी रहेंगे। So in the light of availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. तो हमने natural resources को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। Resources, one is inexhaustible as the name says, जो कभी भी ख़त्म ना हो, मीन्स जो अनलिमिटेड है उसे हम कहेंगे inexhaustible। और जो एग्जॉस्ट हो जाए, जो ख़त्म हो जाए, जो लिमिटेड हो, उसे हम कहेंगे एग्जॉस्टिबल। तो ये दोनों हमारे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सो इन इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल सनलाइट एंड एयर। अब सनलाइट कभी नहीं ख़त्म होने वाली रिसोर्स है, सो इट इज़ इनएग्जॉस्टिबल, एंड एयर ऑल्सो। बट अगर एयर तो हमारे पास है और रहेगी भी, बट इट विल बी पॉल्यूटेड एयर। जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है तो वो एयर कौन सी हो जाएगी? एकदम से पॉल्यूटेड। नेक्स्ट जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें आपके पास एग्जांपल है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब इतने सारे हम ट्रीज़ काट रहे हैं जिससे फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं। फॉरेस्ट ख़त्म होने से वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो रही है। तो इस तरह से ये जो हमारे रिसोर्सेज थे ये एग्जॉस्टिबल कैटेगरी में आ चुके हैं, मतलब ये इन फ्यूचर कभी भी ख़त्म
हो सकते हैं। आगे आपको एक्टिविटी दी हुई है, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। इसमें आपसे कहा गया है, मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक आपको कंटेनर लेना है, उसको फिल कर देना है विद या तो टॉफ़ीज़ या पॉपकॉर्न्स, कोई भी चीज़ से आपने इसको फिल कर देना है। उसके बाद आपने क्लास के स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना है और ईच ग्रुप में आपको 7 स्टूडेंट्स लेने हैं और इन 7 स्टूडेंट्स को आगे आपने 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट ग्रुप में आप 1 स्टूडेंट लेंगे, दूसरे ग्रुप में आप 2 स्टूडेंट लेंगे और थर्ड ग्रुप में आप 4 स्टूडेंट लेंगे। इन ग्रुप्स को हमने नाम दे देना है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। उसके बाद आपने हर ग्रुप के फर्स्ट जनरेशन को कहना है कि वो आए और इसमें से अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितने टॉफ़ीज़ चाहिए वो ले ले। उसके बाद आप सेकंड जनरेशन को इनवाइट करेंगे। अब जब ये दोनों जनरेशन इसमें से टॉफ़ीज़ ले जाएंगी तो आप देखेंगे कि इसमें टॉफ़ीज़ जो हैं वो उसकी क्वांटिटी कम हो चुकी है। तो ज़रूरी नहीं वो क्वांटिटी इतनी हो कि 4 के 4 स्टूडेंट्स को ये टॉफ़ीज़ मिल सके। तो सेम कंडीशन है अगर आप मान लें कि यही इस बॉक्स में हमारे पास कोल है या फिर पेट्रोलियम है। अगर ये फर्स्ट और सेकंड जनरेशन पूरी तरह से इस कोल पेट्रोलियम को यूज़ कर लेंगी तो जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको ये फॉसिल फ्यूल्स नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए अगर हम वाइजली अगर ये फर्स्ट और सेकंड जनरेशन इनको वेस्ट नहीं करेंगी और वाइजली यूज़ करेंगी तो थर्ड जनरेशन तक भी यह पहुंच सकेंगे। तो ये एक सिंपल सी एक्टिविटी से हमें ये बताया गया है जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं या फिर अपनी बुक में से भी पढ़ सकते हैं इसको। आगे यहाँ पर हमें बताया गया है कि व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स। So in this chapter we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas. These were formed from the dead remains of living organisms. So these are also known as fossil fuels. Fossils का मतलब ही होता है dead remains. Fossils का मतलब होता है कि जो एनिमल्स जो प्लांट्स मर चुके हैं उनके जो कंकाल जिसे आप कहते हैं वो ही है फॉसिल्स। तो उनसे जो फ्यूल बन रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, फॉसिल फ्यूल। सो फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब फर्स्ट फॉसिल फ्यूल हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं। अब 3 फॉसिल फ्यूल्स मेनली जो हमारी नेचर हमें देती है वो 3 है। वन इज़ कोल, सेकेंड इज़ पेट्रोलियम एंड थर्ड इज़ natural gas. These are the 3 fossil fuels that we obtain from our nature. So let's study the first one. First is coal. So you may have seen coal or heard about it. It is a hard as stone and it is black in color. तो आपने भी कोल देखा है कि कोल जो है वो बहुत ज़्यादा एक हार्ड सब्सटेंस है और ब्लैक कलर का होता है और इसमें जो मेन कंपोनेंट है जो इसका वो है कार्बन से बना है कोल. It is the form of carbon. Coal is one of the fuels used to cook food. Earlier it was used in railway engines to produce steam to run the engine. As fuel use होता खाना बनाने में इसको पहले बहुत यूज़ किया जाता था। रेलवेज़ में आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा कि जो ट्रेन्स है उनमें कोयला डाला जाता था उनको चलाने के लिए. It is also used in thermal power plants to produce electricity. और थर्मल पावर प्लांट्स में इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में. एंड कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़. और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी जो कोल है उसको एज अ फ्यूल अभी भी यूज़ किया जाता है. बट क्या आप जानते हैं कि वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम, हमें कोल कहाँ से मिलता है एंड हाउ इज़ इट फॉर्म्ड. चलिए अब हम ये स्टोरी पढ़ते हैं. तो अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट. तो अर्थ के पास बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट थे, बहुत सारा एरिया जो था वो फॉरेस्ट से कवर्ड था. दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल. तो बहुत जैसे अर्थक्वेक आया या कोई फ्लड्स आए तो ये जितने भी फॉरेस्ट थे वो सॉइल के अंदर बरी हो गए. बरी मीन्स दब गए. एंड दे वर कंप्रेस्ड. उनके ऊपर लेयर्स बनती गई सॉइल की और ये जो डेंस फॉरेस्ट थे वो उन लेयर्स के नीचे दबते चले गए. और जैसे जैसे उनके ऊपर सॉइल की लेयर बनती गई तो ऑब्वियसली जब आपके ऊपर किसी चीज़ का दबाव बनेगा तो प्रेशर बढ़ता जाएगा.
अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, और जैसे जैसे वो नीचे दबते गए वहाँ पे टेम्परेचर भी हाई था और प्रेशर भी हाई था. सो डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, और वो किस में चेंज हो गए, कोल में. बिकॉज जितने भी प्लांट्स हैं वो सब में, उनमें भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो कार्बन होता है. तो जो प्लांट्स थे वो सब किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में. As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. अब क्योंकि कोल भी कार्बन है और ट्रीज़ में भी मेनली कार्बन था, तो जो कोल है वो जब ये जो कन्वर्जन हुआ डेड वेजिटेशन का, इस इन पेड़ फॉरेस्ट का कोल में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, कार्बनाइजेशन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपको 1 मार्क क्वेश्चन आता है ये, व्हाट इज़ कार्बनाइजेशन. सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल. सो इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन. कोल इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल्स. अब क्योंकि ये भी डेड रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन से बना है, जो पेड़ पौधे मर गए थे उनसे बना है, तो इसलिए हम इसको भी क्या कहेंगे, एक फॉसिल फ्यूल. और आपको पता है कि हमें कोल अब कहाँ से मिलता है, कोल माइन से. सो यहाँ पे आपको फिगर में कोल माइन भी दिखाई गई है. सी दिस इज़ अ कोल माइन, जहाँ से कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है. सो व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड. अब जब भी कोल है, अब कोल को कोल में क्या है, कार्बन है. तो जब भी आप इसको एयर में बर्न करेंगे, एयर में क्या है, ऑक्सीजन, तो कौन सी गैस एमिट होगी, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जब भी हम कोयले को बर्न करते हैं. कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस. तो 3 मेन चीज़ें हमें इससे मिल रही हैं. फर्स्ट इज़ कोक. कोक क्या है, कोक इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. पे होल्स हैं, एकदम से डेंस सब्सटेंस नहीं है और ब्लैक कलर का है और ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. स्टील इसका मेन यही है कि स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है और बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में भी इसको यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल आयरन, इन सब को एक्सट्रैक्ट करने में इसको यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज कोलतार. कोलतार इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड, ब्लैक कलर का एक थिक लिक्विड होता है विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, जिसकी स्मेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट होती है. जब रोड्स बनती हैं उसके टाइम में आपने देखा भी होगा एक ब्लैक कलर का लिक्विड ऐड किया जाता है, वही क्या है, कोलतार. सो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोलतार are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life, like synthetic dyes, drugs, explosive, perfumes, plastics, paints, photographic material, roofing material. तो इन सब चीज़ों में कोक का यूज़ किया जाता है. सो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो कोलतार से बनते हैं. इंटरेस्टिंगली नैप्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल moths and other insects are also obtained from coal tar. और जो आप फिनाइल की गोलियां डालते हैं कपड़ों में ताकि कीड़े उनको ना खाएं, वो भी कहाँ से मिलती हैं हमें, कोल तार से. तो आप देखिए कि इतना ज़्यादा कोल तार जो है उसको यूज़ किया जाता है. These days bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads. आजकल कोल टार की जगह बिटुमेन, ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन भी है कि कौन सा जो प्रोडक्ट है वो यूज़ किया जाता है कोल टार की जगह, दैट इज़ बिटुमेन, जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है. उसको यूज़ किया जाता है रोड्स को बनाने में. बिकॉज जो बिटुमेन है उसकी एक ये प्रॉपर्टी है कि वो जो स्टिक कर जाता है, रोड्स पे स्टिक जल्दी कर जाता है और जो टायर्स हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करता, जिसके कारण जो टायर्स हैं वो बर्न नहीं करते. आगे थर्ड प्रोडक्ट जो हमें कोल से मिलती है दैट इज़ कोल गैस. कोल गैस इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक. तो कोल गैस हमें तब मिलती है जब कोल से कोक बनता है, उस टाइम हमें कोल गैस ऑब्टेन होती है. एंड कोल गैस वॉज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810 एंड द न्यूयॉर्क अराउंड 1820. नाउअडेज इट इज़ यूज्ड एज सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट. तो पहले इसको एज अ लाइट सोर्स यूज़ किया जाता था, बट आजकल इसको सिर्फ सोर्स ऑफ हीट के फॉर्म में
यूज़ किया जाता है और इसके यूजेस हैं, इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। तो इसको हीट प्रोड्यूस करने के लिए कोल की जगह इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो इसको हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको ये चैप्टर्स यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।